10 तारीख को इसकी फिर से सीजीएम के यहाँ डेट लगी है और 10 के पहले पुलिस को ये कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि वो कोर्ट को क्या बताए, क्योंकि पिछली बार उसने कोर्ट को ये बताया कि ये बच्चे बाल सुधार गृह में हैं। बाल सुधार गृह से ये रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे वहाँ नहीं हैं और अगर बच्चों को ले भी गए होंगे तो वो सिर्फ पूछताछ के लिए ले गए होंगे, क्योंकि उनके बच्चे अक्सर करके अपनी माँ के साथ पॉलिटिकल स्टेज पे नजर आते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आज पहुंचा है प्रयागराज, जहां लगातार पिछले कई दिनों से अतीक अहमद को लेकर के चर्चाएं जोरों पे हैं। किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के एक के बाद एक जिस तरीके से नई नई चीजें सामने आ रही और अब अतीक अहमद के परिवार का पुलिस महकमे पर आरोप, उनके बेटे को लेकर के उनकी असुरक्षा जताना, खुद उनकी पत्नी का खुले तौर पर कहना कि उनके बेटे की जान खतरे में है, ये सब क्या दिखाता है? आखिर यूपी की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि क्या अतीक अहमद का परिवार को लेकर के जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है वो कितनी सही है, और सरकार जो दावा कर रही है कि एक एक माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को सदन में कहा कि मिट्टी में मिलाने का काम होगा, लेकिन अतीक अहमद का परिवार दूसरी तरफ जिस तरीके के दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, इन तमाम विषयों पर आज बात करने के लिए हम प्रयागराज की धरती पे हैं और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ेगा जो चर्चा करेगा इस बात को लेकर के कि आखिर अतीक अहमद का गेम प्लान आखिर क्या हो सकता है और इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या कुछ है। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में अनुपम मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, तीखी नजर रखते हैं। हमारे साथ में आलोक सिंह जी भी जुड़े हुए हैं जो सीधे तौर पर यहाँ पर मीडिया के तमाम चीजों को देखते रहते हैं और अपनी बात रखेंगे इस पूरे मुद्दे पर। और हमारे साथ में अमरीश शुक्ला जी हैं जो कि संपादक हैं और सीधे तौर पर देखा जाए तो आप राजनीतिक विषय से लेकर के प्रयागराज के जुल्म की दुनिया को लेकर के भी काफी पकड़ रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए और जानते हैं कि क्या कुछ होना है इस पूरे मामले में। अनुपम जी, शुरुआत आपसे। इस पूरे मामले में बहुत सारी चीजें एक के बाद एक परत दर परत खुल चुकी हैं और अभी जो सामने स्थिति नजर आती है, अपने दो बेटों को लेकर के एक मां कह रही है कि उनकी जान खतरे में है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये खाना पूर्ति के लिए इनकाउंटर हो सकता है। आखिर बेटों को लेकर के इतनी चिंता क्यों और क्या वाकई में स्थिति ऐसी बनती फिलहाल आपको नजर आती है? अभिषेक, देख लें, इसमें अतीक अहमद के 5 लड़के हैं और उसमें से 2 जेल में हैं, जो 2 बड़े वाले हैं। तीसरे नंबर का नाम आपने अभी उमेश पाल हत्याकांड में देखा, असद जिसका नाम है, जिसके वीडियोज और पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं और जो इस समय फरार बताया जा रहा है। इसके बाद जो 2 बच्चे हैं वो नाबालिग हैं और यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और पहले दिन से ये बात हो रही है कि पुलिस इनको ले गई और ऐसा शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उन्होंने कोर्ट में अर्जी देके कहा है कि भाई मेरे बच्चों को पुलिस ले गई है। शाइस्ता परवीन इस समय फरार चल रही हैं। पहले दिन उनसे पूछताछ हुई है लेकिन उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि साहब हमारे 2 बच्चे और अभी तक पुलिस की गिरफ्त में हैं या जहां भी हैं उनको मुझे पता नहीं चल रहा है और मेरे बच्चों के बारे में मुझे बताया जाए। और थोड़ी टाल मटोल के बाद पुलिस ने ये दावा किया कि उन बच्चों को उन्होंने सड़क पे यूं ही टहलता हुआ पाया और एक फिक्र के तहत, एक चिंता के तहत उनको बाल सुधार गृह जो होता है, जुवेनाइल होम, उसमें डाल दिया। आज सुबह का एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो बाल सुधार गृह होते हैं ये जिला प्रोबेशन अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। गालिबन यहाँ 4 बाल सुधार गृह हैं और वो चारों डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिला प्रोबेशन अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। और उनसे जब बात हुई तो वो कहते हैं कि साहब हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हमारे पास कोई एंट्री ही नहीं है और अतीक अहमद का कोई भी बच्चा हमारे किसी भी बाल सुधार गृह में नहीं है। 10 तारीख को इसकी फिर से सीजीएम के यहाँ डेट लगी है और 10 के पहले पुलिस को ये कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि वो कोर्ट को क्या बताए, क्योंकि पिछली बार उसने कोर्ट को ये बताया कि ये बच्चे बाल सुधार गृह में हैं। बाल सुधार गृह से ये रिपोर्ट आ रही है कि बच्चे वहां नहीं हैं। शाइस्ता परवीन लगातार इस बात को लेकर हल्ला बोले हुए हैं कि भाई मेरे बच्चे कहाँ है, मुझे बच्चे मिलना चाहिए, जबकि शाइस्ता परवीन खुद सामने नहीं। परिवार को डर है इस बात का कि कार्रवाई की इंतहा इस हद तक चली जाएगी कि नाबालिग बच्चों पर भी कार्रवाई? नहीं, मैं बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है कि वो नाबालिग बच्चे हैं और उनका एनकाउंटर या उनके साथ कोई अनहोनी, मैं तकरीबन मुतमईन हूं कि ऐसी कोई हरकत नहीं हो सकती है। और अगर बच्चों को ले भी गए होंगे तो वो सिर्फ पूछताछ के लिए ले गए होंगे, क्योंकि उनके बच्चे अक्सर करके अपनी माँ के साथ पॉलिटिकल स्टेज पे नजर आते रहते हैं। तो उनका एक राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट देखते हुए उनको हो सकता है उनसे पूछताछ हो रही हो। इतने छोटे बच्चों के साथ एनकाउंटर जैसी वाली कोई बात मैं कंफर्म हूं कि ऐसा संभव नहीं है।
आलोक जी, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले को लेकर के क्या गेम प्लान आपको नजर आता है? अतीक अहमद, उनका परिवार, उनके वकील, उनकी बीवी लगातार इस बात को कह रहे हैं, का सुरक्षा दिखा रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। अंदर क्या समझ में आ रहा है फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, पुलिस की स्ट्रेटजी साफ थी। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जयापाल की तरफ से, उस एफआईआर में अतीक अहमद के पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर लिया गया है। उसमें उनके सारे बच्चे मुलजिम हैं, उनकी पत्नी मुलजिम है, उनका भाई मुलजिम है। पुलिस ने शायद हम सबको आरोपी बनाया गया है कि इस केस में कोई भी पैरवी न कर पाए। सभी मुलजिम हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे पैरवी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद एक लंबा दौर चला गवाहों को धमकाने का, डराने का, उनके ऊपर हमले करने का। तो अंततः अदालतों ने ये निर्देश दिए कि ट्रायल रोक दिया जाए। अब फिर ये आया है कि ट्रायल शुरू किया जाए। तो पुलिस ने एक स्ट्रेटजी के तहत ऐसी एफआईआर लिखाई है कि इसमें सारे के सारे जो अतीक अहमद का पूरा परिवार है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और वो कहीं से नहीं चाहती कि ये जो घटना उमेश पाल की हुई है, इसके बाद अतीक अहमद गैंग, एक ऐसी सरकार की मंशा है और पुलिस अधिकारियों की मंशा है, विशेषकर प्रयागराज के, कि अतीक अहमद गैंग की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी जाए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक सवाल इस पे आ रहे हैं। रामगोपाल यादव का खुले तौर पर कहना कि खानापूर्ति की जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, बड़ी बात नहीं है कि बच्चों को मार दें 2-3 दिन के अंदर, और ये बात को सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि मानव अधिकार का उल्लंघन है। ये एक बड़ा आरोप है। ये केवल सियासी है या इसके कई मायने भी हैं? नहीं, निश्चित तौर पे सियासी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर समय इस तरह के बयान देती है जो उससे कहीं न कहीं मुसलमानों को खुश किया जा सके। उनको ये रहे कि इतनी बड़ी ठेकेदारी है कि हम ही तैसी हैं, तो वो इस परिप्रेक्ष्य में हम इनके बयान को देखते हैं। लेकिन जो पूरे मामले में पुलिस कतई ये गलती नहीं करेगी कि नाबालिग बच्चों के साथ किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए। हाँ, निश्चित तौर पे हम शुरुआती दौर में ये मान के चल रहे थे कि शायद पुलिस एक दबाव के तहत इनको ले गई है, और इसमें हैवियस कार्पस भी शाइस्ता परवीन ने दाखिल किया है, सीजीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन दी है। तो पुलिस की तरफ से जो तरह तरह के उत्तर जा रहे हैं सीजीएम कोर्ट में, पहले एक सिपाही ने रिपोर्ट लगाई कि बच्चे पुलिस लेकर नहीं आई है, फिर एसएचओ धूमनगंज की तरफ से एक रिपोर्ट लगाई गई कि उनको खुलदाबाद बाल सुधार गृह में दाखिल कर दिया गया है। तो ये जरूर थोड़ा सा लग रहा है कि रिपोर्टें क्यों अलग अलग तरीके की जा रही हैं। बच्चों को भी पेश करना होगा कोर्ट में अगर इस तरीके की बात आती है तो? नहीं, निश्चित तौर पे जो हैवियस कार्पस होता है उसमें हाईकोर्ट में होता है, और होली के बाद जब उच्च न्यायालय खुलेगा तो शाइस्ता परवीन की तरफ से ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई है, तो उसमें जरूर उनको जवाब देना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बच्चे आखिर गए कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अमरीश जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, जिस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं, अतीक अहमद और उनका परिवार बार बार एक आरोप लगा रहा है, सियासी तौर पर भी सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर लगाए, लेकिन जो इनकाउंटर 2 हुए, जिस तरीके की कार्यप्रणाली इस पूरे मामले में अपनाई गई, चाहे वो रेड्स हो, चाहे अलग अलग ठिकानों पर जाना हो, कुंडली खगानना हो, और ड्राइव जो बुलडोजर की चली लगातार, हमने देखा 1 हफ्ते तक प्रयागराज में चलता रहा, ये क्या दिखाता है? सरकार की मंशा क्या है? इन तमाम चीजों को अगर एक के बाद एक पिरोया जाए मोती की तरह, तो ये क्या दिखाता है? देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में एक चीज क्लियर की थी कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे हैं और जो माफिया है कतई बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये सब जो भी कुछ पुलिस की कार्रवाई है या प्रशासन की, वो सब इस आईने में देखी जा रही है कि ये जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये सब चीजें हो रही हैं। एक बड़ा सवाल है कि अगर पुलिस कह रही है कि जुवेनाइल जो कोर्ट है वहां हमने बच्चों को नहीं पेश किया, और अब जो जिला प्रशासन अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, और पुलिस कह रही है नहीं, हमने बाल संरक्षण गृह में बच्चों को रखा है। तो एक बड़ा सवाल है, आखिर गए कहाँ? पुलिस मना कर रही है और जो इसके जिम्मेदार हैं जिला प्रशासन अधिकारी। सुरक्षा कारणों से तथ्यों को छुपाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में अगर कहा गया है, लिखित तौर पे कहा गया है, तो वो गलत नहीं हो सकता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि पुलिस अगर 3 दिन अपने कस्टडी में किसी को रखती है तो उसे कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। और अगर पुलिस मना कर रही है तो बच्चे फिर उनकी कस्टडी में नहीं है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो गए कहाँ? मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। असद को लेकर के आप जानते हैं किस तरह की कार्रवाई की बात की जा रही है। ठीक है, 2 इनकाउंटर हो चुके हैं, 1 गिरफ्त में है, लगातार पूछताछ हो रही है। क्या यहाँ पर पुलिस आपको नजर आती है केवल एक्शन ही एक्शन हो रहा है, या उसका रिएक्शन पॉलिटिकल ज्यादा है? क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी बाहर है गिरफ्त से और उसका कोई पता नहीं कि वो है कहाँ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो पूरी चीजें चल रही हैं उस पर राजनीतिक बयानबाजी सब चीजें चल रही हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। और पुलिस ये जो दोनों बच्चे मिसिंग है,
मुझे लगता है कहीं न कहीं एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने के लिए पुलिस की कोई चाल हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये देखना होगा कि आखिर में वो बच्चे कहाँ हैं। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि आप परिवार की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या अतीक अहमद, उनके वकील, उनकी पत्नी, जो लोग जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या वो इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि एक परिवार को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है? क्या इस तरीके के एंगल पे जा रहे हैं, या क्या ऑप्शन आपको नजर आते हैं उनके सामने भी, और क्या ऑप्शन को ले आए? देखिए, अतीक अहमद पे 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, पूरा उनका इंटर स्टेट गैंग है और लगातार वो अपराध में सक्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका अपराध या उनकी आपराधिक गतिविधियां कहीं से कम हुई हैं, लेकिन चूंकि जो निजाम है, जो सूबे में सरकार है, वो अपराध को लेकर बहुत सख्त है और रहना भी चाहिए, क्योंकि जो वो पुनः सत्ता में आए हैं वो शायद इसी वजह से बेहतर कानून व्यवस्था जो पूर्व की सरकार को गिरफ्त में ले लेना ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के मद्देनजर आपको लगता है इस अप्रोच से जाना ठीक होगा, या इस पर विवाद होना स्वाभाविक है? देखिए, पुलिस की एक स्ट्रेटजी होती है, जब कोई अपराधी अपराध करके भागता है तो उसके बाद पुलिस के पास यही तरीके होते हैं कि पहले वो घर वालों को बैठाते हैं, रिश्तेदारों को बैठाते हैं, मददगारों को बैठाते हैं कि जो अपराधी है वो फरार होते हुए अंततः मजबूर होकर या तो कोर्ट में सरेंडर कर दे, या उस धीरे धीरे उसकी जो भागने की क्षमता है वो कम होती है। तो इसलिए पुलिस की एक पुरानी स्ट्रेटजी है कि जैसे ही अपराध होता है वैसे ही घर वालों को, रिश्तेदारों को, मददगारों को, सबको अरेस्ट करना, बैठाना। मामले में क्या ये काम आ सकता है? क्या परिवार को लेकर के पजेसिव है अतीक अहमद, अपने बच्चों, बीवी, अपने लोगों को लेकर के? पहले कभी इस तरीके की चीजें नजर आती हैं जहां वो काफी पजेसिव रहे हो अपने परिवार को लेकर? नहीं, जब से सूबे में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है तब से अतीक अहमद गैंग ने पहली बार एक तरीके से माना जाए कि जो इमेज बिल्ड हुई थी कानून व्यवस्था को लेके योगी आदित्यनाथ जी को, उसको चुनौती दी है। पूरी सरकार को उन्होंने चुनौती दी, कानून व्यवस्था को चुनौती दी, और जिस तरह का शूट आउट किया, इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सूबे में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और ऐसी वारदात कर दी जाएंगी। तो एक चुनौती के रूप में मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और जो बेस्ट प्रोफेशनल तरीका होता है अपराध और अपराधियों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल के लिए, वो सरकार उसको अपने कार्य में ला रही है। प्रोफेशनल एटीट्यूड की बात की है अनुपम जी यहाँ पर आलोक जी ने, लेकिन आपको लगता है क्योंकि जो शूट आउट हुआ था 2 दिन पहले, उसमें जिस व्यक्ति की मौत होती है, जिसे उस्मान कहा जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार कह रहा है कि नहीं, उसने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि जो विवेचना में प्रचलित हुआ उससे ये लगता है। ये विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये केवल स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सब्सटैंशियल एविडेंस के साथ एक फैक्चुअल बात है जिसको रखा गया है। देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ये कहना कि उस्मान ने धर्म परिवर्तन किया था, मुझे थोड़ा सा अटपटा इस सेंस में लगता है कि ये मैटर नहीं करता है कि वो हिंदू था या मुसलमान था, उसने धर्म परिवर्तन किया था या नहीं किया था। द फैक्ट इज कि वो वीडियो पे आया है, उसके फोटो से कंफर्मेशन हुए है, और वो किसी तरह का एक आपराधिक परिवार भी आपको नजर आता है। जब उसके पिताजी से पूछा जाता है तो उसके दूसरे भाई का लोकेशन वो मध्य प्रदेश के जेल में देता है। तो ये दिखाता है कि उसमें अपराधी है, अपराधी है, वो नहीं है। मुझे इसलिए जवाब थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन जाहिर सी बात है, आप इसको देखें कि जब से ये कांड हुआ है, उमेश पाल हत्याकांड, तो विपक्ष इसमें योगी की सरकार को घेर रहा है कि साहब आपका लॉ एंड ऑर्डर आपका यूएसपी था। इसके चलते आपकी जीरो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जबकि अपराधी धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं, पकड़ में आने लगे हैं, गिरफ्त में आने लगे हैं, एनकाउंटर्स होने लगे हैं, तो जाहिर बात है कि योगी इसका हर तरह से फायदा भी उठाना चाहेंगे। का गेम प्लान क्या है? 2 लाइनों में आपको क्या लगता है आगे किस स्ट्रैटेजी पर पुलिस काम कर सकती है, और अतीक अहमद के पास क्या ऑप्शन नजर आ रहा है? अतीक अहमद के पास तो ऑप्शंस की देखिए कमी नहीं है। हम लोकतंत्र हैं, इसमें एक न्यायिक व्यवस्था है। आप सोच के देखें कि अतीक जेल में है, अतीक के 2 लड़के जेल में हैं, उनका भाई जेल में है, उनके 2 लड़के, एक लड़का फरार है, 2 लड़कों का पता नहीं, पत्नी फरार है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आधा दर्जन अर्जियां पड़ चुकी हैं, हाई कोर्ट में पड़ चुकी हैं, अशरफ डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी हैं। एक माना जाता है कि अगर आदमी घर पे नहीं है तो एक मुकदमा लड़ना मुश्किल होता है, और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह मुकदमे लड़ रहे हैं, और आपके पास लगातार एक इतनी बड़ी लीगल टीम है। ये भी कही जाती है कि अभी तक एक भी मुकदमा सिद्ध नहीं है अतीक अहमद पर। हाँ, आरोप सिद्ध नहीं है, इसमें 2 राय नहीं है। अभी जो उमेश पाल का जिस दिन मर्डर हुआ है, उसके 2 या 3 दिन पहले उन्होंने अपने ही मामले में गवाही दी थी, और माना जाता है कि इस हफ्ते 10 दिन में उसका फैसला आ जाएगा। राजू पाल हत्याकांड भी इस पे सीबीआई कोर्ट में चल रहा है लखनऊ में, और उसमें भी माना जाता है कि 3-4 महीने में कोई एक मेजर फैसला आपके सामने आ सकता है।
बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। अवनीश जी, आपको लगता है कि जिस तरीके की सियासत भी हो रही है, गेम चेंजर होगा, ये एक बड़ा मुद्दा भी है सरकार के सवाल के लिहाज से भी, लेकिन अतीक अहमद जिसको लेकर के पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या परिवार आपको फिलहाल नजर आता है कि उसके पास में विकल्प हैं, या अभी फिलहाल कहना मुश्किल होगा मौजूदा हालात में? अभी देखिए, जो उनके बच्चों की मिसिंग की बात है वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उन्होंने दायर की है हाई कोर्ट में, तो अब उसको लेकर के कोर्ट जो है रिपोर्ट तलब करेगी पुलिस से कि बच्चे कहाँ गए, उसकी उनकी तलाश हो सकती है। तो उनके पास, और इसके पहले भी देखिए अतीक के एनकाउंटर्स को लेकर के उनके परिवार ने चिंता जताई है कि उनके देवर, शाइस्ता के देवर और उनके हस्बैंड जो है अतीक का इनकाउंटर हो सकता है, पुलिस इनकाउंटर कर सकती है, लिहाजा उनको उनकी जेलों में रखा जाए। तो अब इनके पास ये है कि कोर्ट्स के माध्यम से जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर खींचने की भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस तरीके के ट्रैक पर अगर पुलिस चल रही है, किसी तरह असद गिरफ्त में आए। बिल्कुल एक मॉरल जो दबाव है वो बनाने की बिल्कुल ये सब चीजें हो रही हैं, पुलिस की कार्रवाइयां हैं, उससे एक मॉरल दबाव तो परिवार पे पड़ रहा है। शायद तभी पहली बार उन्होंने जो है एनकाउंटर का डर जताया है अतीक के, जबकि वो खुद इतने बड़े माफिया हैं जो है, और इतने सारे मुकदमे हैं उनके ऊपर। तो पहली बार ये जो डर है ये कहीं न कहीं कुछ संकेत दे रहा है कि उनका परिवार पुलिस की इस कार्रवाई से, जो एनकाउंटर्स हुए हैं दो, उनसे थोड़ा डरा और सहमा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संदेह की बात जता रहा है परिवार, और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां पर एक तरफ पुलिस ने कार्रवाई की बात की है, एक्शन हो रहा है, इनकाउंटर हो रहे हैं, धरपकड़ चल रही है, लेकिन परिवार की कानून व्यवस्था और पुलिस के रवैये पर सवाल करना सीधे तौर पर दिखाता है कि ये मामला अभी और दूर जाएगा। हालांकि न्यायिक तौर पर देखें तो विकल्प मौजूद है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्त में लेने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरीके की आप यहां पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सवालों के घेरे में है, और विपक्ष ने भी सवाल किए हैं कि आखिर पुलिस के प्रोटेक्शन में अगर कोई अपराधी है तो क्या उसका एनकाउंटर हो सकता है, और जिन कार्रवाई को लेकर के लगातार जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ सरकार में हो रही थी, उसको कितना हद तक जमीन पर पुलिस महकमे के अधिकारी उतार पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बनता नजर आता है। तो यूपी तक के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, प्रयागराज।